हेलो एवरीवन। आज का जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो यूपीपीजीटी 10 मई 2026 को हुए क्वेश्चंस होंगे। तो हम पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा को अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किया गया। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? हमें पता है कि ये जो अवधारणा है ये प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई थी। जबकि अगर हम दूसरे इकोनॉमिस्ट की बात करें, जैसे प्रोफेसर रॉबिन्सन है, इन्होंने स्कार्सिटी से रिलेटेड थ्योरीज़ दी थी। स्कार्सिटी का टॉपिक हम पढ़े हैं कि क्या होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये बताता है कि जो आईबीआरडी था, आईबीआरडी जो कि पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ठीक है, तो प्राइमरली क्या प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि हमें पता है कि आईबीआरडी जो अब हमारा वर्ल्ड बैंक में कन्वर्ट हो गया है वो उसका मेन जो पर्पस है वो क्या है। तो क्योंकि हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि बैंक की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का प्राइमरी जो मकसद होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है लोन्स एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट टू मिडिल इनकम कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पे जो की पॉइंट को याद रखने वाला है वो है हमारा मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, कि वर्ल्ड बैंक मिडिल इनकम कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करवाता है। पहला ऑप्शन क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट ड्यूरिंग नेचुरल डिसास्टर। तो ऐसा नहीं होता है कि वो केवल नेचुरल डिसास्टर के टाइम पे लोन देता है, नहीं। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट सर्विसेज देता है, नहीं, ऐसा भी नहीं करता है। तो टेक्निकल असिस्टेंट एक्सक्लूसिवली टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो जो मेन हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लोन्स एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट टू मिडिल इनकम कंट्रीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इसका आईबीआरडी का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि कब आया, कैसे आया। तो जब ब्रिटेन वुड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो आईबीआरडी है वो 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि जो इसका जो काम है, ऑपरेशन स्टार्ट कब से हुआ था? 1946 में। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, ठीक है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में आए, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट रेफर टू। गिल्ट एज सिक्योरिटी, जिसको हम जी-सेक भी कहते हैं, गिल्ट एज सिक्योरिटी किस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, मतलब कैसे ये किस कंटेक्स्ट में यूज़ होगा। तो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, हाई क्वालिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विद मिनिमम डिफ़ॉल्ट रिस्क। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि ये हाई क्वालिटी सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और मिनिमम डिफ़ॉल्ट रिस्क के साथ? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि गिल्ट एज मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट विद लो रिस्क होता है। क्योंकि बैकअप जो होता है इसका, जो ये सिक्योरिटी है इसका बैकअप गवर्नमेंट करती है, इसलिए इसमें मिनिमम डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखने वाली है कि जो इसका इशू होता है, इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर इसका जो मैनेजमेंट है वो आरबीआई देखती है, इसको मैनेज आरबीआई करती है, ठीक है। इसमें जी-सेक के नाम से भी जाना जाता है। जी-सेक में कौन कौन सी आ जाती हैं हमारी सिक्योरिटीज़? तो जो पहला आता है उसमें ट्रेजरी बिल्स आते हैं, जो कि 91, 182, 364 डेज़ के लिए होते हैं। दूसरा होता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, जिसको हम SDLs बोलते हैं। चौथा है कैश मैनेजमेंट बिल्स, जिसको CMBS बोलते हैं, जो कि 91 डेज़ के लिए होता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है। लास्ट जो होता है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होता है। गोल्ड को भी अगर रखा गया है तो वो भी जी-सेक में काउंट होगा। तो इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो सी हो जाएगा, हाई क्वालिटी गवर्नमेंट रिस्क, हाई क्वालिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विद मिनिमम डिफ़ॉल्ट रिस्क। क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी जाती है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स इन्फ्लेशन प्राइमरली थ्रू। किसके ज़रिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राथमिक रूप से कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को? तो जिसमें इसका पहला ऑप्शन है एडजस्टिंग रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट को एडजस्ट करके
दूसरा है सेटिंग एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, तीसरा है रेगुलेटिंग डायरेक्ट टैक्सेस और चौथा है फिक्सिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि सेटिंग एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ तो इसके ज़रिए तो नहीं होता है। दूसरा है रेगुलेटिंग डायरेक्ट टैक्सेस, केवल डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करके भी ये नहीं किया जा सकता। चौथा है फिक्सिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को हम फिक्स करके इन्फ्लेशन को नहीं रोक सकते। तो जो हमारा सबसे सुटेबल आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडजस्टिंग रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। जो आरबीआई की जो पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें दो तरीके के क्रेडिट कंट्रोल टूल्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया और सीआर हो गया, एसएलआर हो गया, ओपन ऑपरेशन मार्केट हो गया। ठीक है, पर जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें मोरल सुएशन हो गया, क्रेडिट राशनिंग हो गया और मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स हो गए। तो ये सारे मेथड्स हो गए हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के। तो इस तरीके से हम इसमें समझ सकते हैं जो ऑप्शन नंबर ए होगा एडजस्टिंग रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, वो हमारा प्राइमरली कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मल्टीपल रिग्रेशन model with the two independent variable x and x2, x1 and x2, if x1 and x2 are perfectly correlated means r is equal to 1, this will lead to, जिन्होंने भी इकोनोमेट्रिक्स थोड़ा सा भी पढ़ा है, होमोस्केडास्टिसिटी, हेट्रोस्केडास्टिसिटी, मल्टीकोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन, उन्हें पता होगा कि दिस इज़ वन ऑफ द वायलेशन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी अजप्शन। ठीक है, तो जब भी कभी हम कोई इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या है, कि इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल को रन करवाना चाह रहा है और उसने दो तरीके के इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं x1 एंड x2, तो अगर ये सिचुएशन बनती है कि जो ये x1 एंड x2 थे हमने तो इंडिपेंडेंट लिए थे, पर हमें क्या पता चला कि ये दोनों ही परफेक्टली कोरिलेटेड है, मतलब कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसके साथ में बढ़ रहा होगा, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा होगा, या फिर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं से एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा होगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम जानते हैं। ठीक है, इसको हम आगे अलग से कॉन्सेप्ट के रूप में एक दूसरे वीडियो में समझेंगे कि डिटेल में ये होता क्या है। अभी हमें समझना है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो द प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट यूनिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन नंबर है, अकॉर्डिंग टू मस्ग्रेव थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस द थ्री मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर, तो तीन मेन फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। पहला है रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट एंड डेब्ट कंट्रोल, दूसरा है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर, तीसरा है प्लानिंग रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, प्लानिंग रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, और चौथा है एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो ये सारी चीज़ें देखो फैक्ट वाली होती हैं, इनको हमें याद ही करना होगा कि किसने क्या अपनी थ्योरी में मेन की फैक्टर्स को बोला था। तो जो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि इन्होंने बेसिकली जो बोला था वो एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्डाइजेशन को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन नंबर।